हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं राग की रस्सी के प्रश्न उत्तर। इससे पहले हम इसकी जो स्टोरी है उसका एक वीडियो अलग से डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर के साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संज्ञा और उसके प्रकार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित थे यानी परेशान रहते थे। तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर देंगे कि कहीं वो परेशान इसलिए रहते थे, इन चीज़ों को देखकर परेशान होते थे कि कहीं उनके कोई बेटे को मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे, वे अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार ना हो, आदि आदि। और अगर मैं उसके तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती, उसे पढ़ाती लिखाती, उसे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती। अगला प्रश्न है इसमें, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? प्रश्न ख है इसमें, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तुम्हारे घर में भेड़ बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उससे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे तुम्हारे निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि वह जगह क्यों छोड़ दी। तो जो प्रश्न नंबर ग है इसका आंसर आपको खुद देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको अपने आस पड़ोस से बात करनी है। तो इसमें पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जो मंत्री है उसने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने, क्योंकि वो बहुत भोला भाला था, तो उसको समझ होनी चाहिए कि लोग किस तरह से उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। प्रश्न उत्तर ख है, शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण से उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। अगला प्रश्न है इसमें, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो अगर आप अपने घर में भी पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे गेहूँ, मक्का, बाजरा, धान। आप ये सब देखते भी होंगे, जौ है ना। और ज्वार जो होता है ना, वो उसका जो फसलों को जो पशु होते हैं उसको चारा भी खिलाया जाता है, ज्वार और बाजरा का। और बाजरा की रोटी भी बनाई जाती है। अगला जो है प्रश्न की, गेहूं और जौ तो अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द जो हैं संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और अनाज जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अनाज में देखो हर तरह के अनाज आ जाते हैं, गेहूँ, मक्का, बाजरा, धान, ज्वार, सब कुछ है ना। तो उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। रिमझिम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। इसमें प्रश्न क है कि नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकारों की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। और ख है इसमें, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। तो पहले ऊपर प्रश्न देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? लेह, शेरवानी, तांबा, खिचड़ी। और जातिवाचक संज्ञा क्या है? धातु, भोजन, शहर, वेशभूषा। तो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ ये अलग अलग संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार। तो चलिए वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम इनको इस चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा एक पिताजी जो हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं। जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है। आपको इन अंडरलाइन वर्ड्स को ध्यान से देखना है कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, कुतुब मीनार दिल्ली में है। अगला है कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, और जो मेज़ है, मेज़ पर किताब रखी है। जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनको आपने देखते रहना है।
ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे रेखांकित शब्द किसी न किसी के नाम से संबंधित हैं। यही नाम वाले शब्द जो होते हैं संज्ञा होते हैं। जैसे आप अपने घर में देखो, कमरे में चारों तरफ बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप नाम से जानते होंगे। जैसे बेड है, बेडशीट है, चेयर है, टीवी है, गिलास है, कप है, टेबल है, बहुत सी चीज़ें, पिल्लो है, ब्लैंकेट है ना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनको आप उनके नाम से जानते हो। अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, यानी जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब होंगे। तो इन सबको आप किसी न किसी नाम से जानते हैं। और जो भी चीज़ें नाम से जानी जाती हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो यानी जगह का नाम हो, चाहे प्राणी का नाम हो, तथा चाहे भाव हो, इन सबको क्या कहा जाता है? इन सब को जो है संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की, जिसको जाना जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और देखेंगे इसको, और जाना जाता है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपकी क्लास के लिए ये 3 संज्ञाएं हैं। आगे जब आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको संज्ञा के 5 प्रकार देखने को मिलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये जो हैं ये तीनों संज्ञा के भेद होते हैं। आगे हम समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे जिन संज्ञा शब्दों को से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तियों के नाम जैसे मदर टेरेसा, सुभाष चंद्र बोस, प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो ये स्पेशल, या फिर विराट कोहली को आप ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, ये सारे, या आपका अपना खुद का नाम, जैसे आपका नाम अगर विराट है या आपका नाम अगर जिया है, तो ये सारे नाम जो आपके स्पेशल व्यक्ति के नाम, अपने मदर या मम्मी जो हैं, पापा हैं, उनके नाम जो हैं वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और ऐसे ही जगह के नाम, जैसे आप कहीं रहते हैं, आप मान लो कि आप जो है दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, या आप आगरा में रहते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है? दिल्ली का लाल किला, ये बिल्डिंग्स हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लाल किला है, ताजमहल है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इमारतों के नाम, इमारतों के नाम। तो इमारतों के नाम हैं, ये ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और ये जो है हिमालय पर्वत, ये कहाँ पर है? ये पूर्वी, जो उत्तर पूर्वी भाग है इंडिया का, भारत का, वहाँ पर है। तो ये जो है जगह, स्थानों के नाम या फिर इमारतों के नाम, ये क्या होते हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही रूप होते हैं। अगला हम देखेंगे वस्तु का नाम। जैसे आप अपने हाथ में घड़ी बांधते हो, या फिर दीवार में जो घड़ी होती है, या पानी का गिलास हो गया, कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, या फिर आपके खिलौने, या फिर कोई जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, रामायण, गीता, ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक नाम हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं। किताब तो कोई भी होगी ना, तो किताब जो है वो अलग होती है। जैसे ये वस्तु के नाम हैं, तो ये क्या है? किताब जो होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। वो हर एक किताब, कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अगर हम कोई स्पेशल नाम दिया है कि ये है रामायण, ये है गीता, ये है बाइबल, ये है कुरान, ये है गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये होती हैं स्पेशल नाम। तो इसको जो है हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखेंगे कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं। इसमें स्पेशली बताया गया है कि जैसे पुस्तकों के नाम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। महाभारत, हर्षचरित्र, कादम्बरी, निर्मला, रामायण मैंने भी आपको बताया, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। अब देशों और शहरों और गांवों के नाम, जैसे भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, बांग्लादेश है, चाइना, चीन है, रूस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, रामपुर आदि, ये क्या हैं। और जैसे गाँव का नाम हो गया पालमपुर। तो इस तरह से ये जो हैं ये क्या होते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जो स्पेशल नाम होते हैं उनके। नदियों के नाम देख लेंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। अगला है त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम जैसे होली, दीपावली, दशहरा, लोहड़ी, ईद। और हाँ, आप कौन सा त्यौहार स्पेशल आपके क्षेत्र में मनाया जाता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगला है खेलों के नाम। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसके अलावा इमारतों के नाम, कुतुब मीनार,
चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। तो ये सब क्या हैं? इमारतों के नाम हैं। जैसे आपने ऊपर देखा ताजमहल या फिर लाल किला, ये सब क्या हैं? ये होते हैं इमारतों के नाम। अगला है व्यक्तियों के नाम। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन, बहुत बड़े हीरो हैं, जानते होंगे आप, है ना। और महादेवी वर्मा, ये सब कौन हैं? ये व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिनों और महीनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब क्या हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिले, वो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुस्तक, सैनिक, ताला। ये पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है, ठीक है। और अगर इसका कोई स्पेशल नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अब सैनिक, कोई भी सैनिक हो सकता है, इसमें उसका नाम नहीं दिया है। जैसे पुलिस या डॉक्टर या टीचर, जैसे आप अगर इंग्लिश में बात करें तो ये सब। और कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया कि सैनिक, छात्र, कंप्यूटर, फल, सब्जी, आदमी, बच्चा, कबूतर, नदी, पहाड़, त्योहार, कमरा, अध्यापक, लड़की, खिलौना या लड़का, है ना। लड़का कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है, लेकिन जो उसका स्पेशल नाम होता है वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लड़की तो कोई भी हो सकती है, लड़का ऐसे कोई भी हो सकता है। पेड़ पौधे, बगीचे, शहर, पशु पक्षी, भाई बहन, शेर, नगर, विद्यालय आदि। अब जैसे विद्यालय है तो विद्यालय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका स्पेशली नाम दिया जाए कि महर्षि विद्या मंदिर, डीएवी पब्लिक स्कूल या फिर जीआरडी इंटरनेशनल स्कूल, सागर इंटरनेशनल स्कूल, तो स्कूल जो हैं, तो ये जो होते हैं, जो स्पेशल नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन अगर विद्यालय की बात की है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है, तीसरा भेद है इसका जो है वो भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के भाव, गुण या दोष या अवस्था का परिचय मिलता है, वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता। उसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब जैसे आपका बचपन है या किसी का बुढ़ापा है, कितना बुढ़ापा है, कितना बचपन है, इसको आप नहीं लिख सकते। हरियाली थी, कितनी हरियाली थी, हर एक की नज़र में अलग अलग हरियाली होगी, तो आप उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते या उसको अपनी चित्रकारी में ड्रॉ नहीं कर सकते उस अनुभव को। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ, बाकी शेष बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें हम आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है, तुम शेर मैं सवा शेर, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था ना सचमुच नहले पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम कोई ऐसा काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डब्बे में डाल दो। ये एक गेम है, तो ये आपको खुद करना होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा उपाय सुझाएगा वही कक्षा का बीरबल होगा। आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनी होंगी, तो बीरबल जो था हर बात में अपनी जो सूझबूझ का परिचय देता था, तो आपको भी इसी तरह से ऐसा गेम खेलना है जिसमें आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। अगला प्रश्न है इसमें, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो मंत्री को जो यह बात ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए अपनी खुशी उसने जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया, ताकि वह उसे अपनी होशियारी दिखाने का और अवसर मिले। क्योंकि उसको जो है उस लड़की ने सहायता की थी, उसने कहा था इसके बाल बेच दो, तो उसने बेच दिए थे। बाद में फिर उसने सींग बेचने को कहा, तो उसने सींग भी बेच दिए थे। तो सींग और जौ, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? कल्पना करो, बताओ। तो भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी। देखो, जो भेड़ों के बाल होते हैं ना,
उससे ऊन बनाई जाती है। ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल बनती हैं, जर्सियाँ बनती हैं। ऐसे ही भेड़ों के जो सींग होते हैं उनसे सजावट की चीज़ें बनाई जाती हैं। बात को कहने के तरीके, नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, तो इसको कैसे बताएंगे? शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। अगला है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो वह बिल्कुल होशियार नहीं था। इसको हमने अपनी भाषा में कहना है। मैं इसका हल निकाल लेती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। तो आगे प्रश्न जो है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों? तो जो होशियार शब्द का प्रयोग होता है वो सकारात्मक अर्थ में किया जाता है, अच्छे अर्थ में, और इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का जो प्रयोग होता है वो नकारात्मक अर्थ में लिया जाता है, यानी खराब या बुरे के अर्थ में। इसका मतलब होता है चतुर। अगर कोई किसी बुरे समय में किसी के लिए कुछ उपाय ढूंढ कर बता दे तो उसको होशियार कहते हैं। लेकिन जब कोई चालाकी से अपना मतलब वहाँ निकाल ले तो वो जो होता है वो चालाक कहलाता है। भोला शब्द का भी अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला भाला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है, वह जानकार है और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। और बुद्धू शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। अब लड़की जो है वो बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। यहाँ पर आज का अंतिम प्रश्न दिया है, नाम दो। तो यहाँ पर वहाँ के बारे में, तिब्बत के बारे में कुछ बताया गया है, तो उसमें से आपको छांट कर लिखना है कि बेटे और बेटी का क्या नाम रखा जा सकता है। कहानी में जो है लोनपोगार जो है कि बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। वहाँ पर जो होता है ना, दिन के हिसाब से बच्चों के नाम रखे जाते हैं कि किस दिन कौन पैदा होता है तो उसका नाम क्या रखा जाएगा। अगर सोमवार को कोई पैदा होता है तो उसका क्या नाम रखा जाएगा, रविवार के दिन क्या नाम रखा जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फू, दोरजे ये क्या हैं? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा तो यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तो तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों में पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है तिब्बत में। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। तो यहाँ पर जो बेटे का नाम दिया गया है वो दिया गया है मिगमार और लड़की का नाम डावा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।